वेदांता फोकस रेडार पर है। आपको बता दें, डीमर्जर के बाद वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियों की आज लिस्टिंग होने के बाद ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर संजीत मंघाट ने। चलिए वो देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा वो है योगदान रहेगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट रहें और स्पेशली मेटल्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब में हम अपना आत्मनिर्भरता दिखाएं। वेदांता ग्रुप वहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे? ये मैं बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान में टैलेंट भी है, उन्होंने पूरी दुनिया में जाके दिखाया है और हमारे पास ईश्वर की कृपा से रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं बिलो द ग्राउंड। हम लोगों ने पूरा एक आंदोलन करके अबव द ग्राउंड हमने अपने खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर ली, जो कि हम पहले उसको भी इंपोर्ट करते थे। आज 50% हमारी जितने चीज़ें हैं सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिंक कॉपर करते हैं, सब करते हैं और सब रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सब रिसोर्सेज हमारे पास हैं और उनमें डाउन स्ट्रीम छोटी कंपनियां बहुत चाहिए और मेजर रिसोर्सेज भी चाहिए। तो उसको अपने पास रिसोर्सेज हैं, रिजर्व हैं, डिपॉजिट है। आप उसको कैसे इंटरनेशनली सेल करते हैं, जो लोग आए यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो आगे बढ़ें। पैसा कमाना कोई अभिशाप नहीं है और अच्छा है, ये सारी दुनिया ने दिखा है और दिखा रहे हैं और वो आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और लगाएं। तो आने वाले दिनों में मैं देखता हूँ कि हम लोग, मैं तो बहुत छोटे रूप में क्या योगदान कर सकता हूँ कि मैं ऑयल एंड गैस देखता हूँ, हम $10 में बना सकते हैं। हमारे यहाँ सोना भरा हुआ है, सोने को हम आगे निकालें। प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखें, क्या क्या चीज़ प्राइवेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज की है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे वो आपके मेटल कंपनी हो, तो जो जो किया है, जहाँ जहाँ ओपन किया है, वहाँ एंटरप्रेन्योर ने दिखाया है। हमारा ऐसे कोई एरिया नहीं है जो एंटरप्रेन्योर ने इंडिया में और बाहर प्रूव नहीं किया हो। सर, आपने 2 कंपनियां डाइवेस्टमेंट के थ्रू ली हैं, बैल्को ली है और हिंदुस्तान जिंक भी लिया है और उनको बहुत ही अच्छी तरह टर्न अराउंड भी किया है और स्केल अप भी किया है। वहाँ पर आपको कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ी और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ी और दोनों आप लेकर आए। वो जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे हुआ है। ये ईश्वर की कृपा सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा मैं डिटर्मिनेशन और विज़न लेके चला था। एकला चलो रे, तो वो उस पर चला। 1 लाख टन एल्युमिनियम, भारत रत्न थी वो भारत एल्युमिनियम, 1 लाख से 30 लाख टन किया। हिंदुस्तान जिंक भी 2 लाख टन बनाती थी। हमारे पास एग्रीमेंट था कि 4 साल में इस माइन को आप बंद कर देंगे, इसमें और रिसोर्सेज नहीं है, इसकी और कैपेसिटी ये नहीं है। हमने बेस्ट से बेस्ट लगा लिया है। उसमें ये डिटर्मिनेशन, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, इसीलिए हमने वेदांता रिसोर्सेज ऊपर में लगाई कि पैसा आवे, टेक्नोलॉजी आवे, लोगों को खींच के लेके आए, क्योंकि इंडिया में बैठ के बहुत मुश्किल था। वहाँ बैठ के, और हमारे बैकग्राउंड भी नहीं था ना, हम बिहार से आए हुए आदमी हैं, सब लोग बोलते एक लिमिटेड पैसा देंगे, हमें कोई ज़्यादा पैसा देंगे नहीं। वहाँ जब वहाँ कोई मेरा बैकग्राउंड किसी ने नहीं देखा और हम लोग बात कर सकते हैं, बिहारी आदमी हैं, अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उससे हमारे पीछे लोग लट्टू हो गए। धंधा मालूम है आपको? धंधा मालूम है। बात किया तो लोगों ने पैसा दिया, उसको आदमी दिए, यहाँ लगाए और क्या सारी दुनिया में नाम हो गया कि 1 लाख टन से अभी 60 लाख टन करने वाले, 60 गुना करने वाले, वो 1 लाख टन से। हिंदुस्तान जिंक में 4 चीज़ें और खोल दी। आप देखिए, मेरा बहुत इच्छा थी कि मेरे राजस्थान में जो फील्ड हैं वो पीले हैं, उनको मैं हरा करूं। उसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक तो पानी की और दूसरे फर्टिलाइज़र की। हम लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ सल्फर निकलता है, हमारा बाय प्रोडक्ट है, और हमारे पास फॉस्फेट लगता है। आई डोंट हैव टू इम्पोर्ट।
हम अपने हिंदुस्तान जिंक में बनाएंगे। सिल्वर मेरा इतनी इच्छा थी, क्योंकि मैं देख रहा था पैचेज हैं, मैं दुनिया भर के लोगों को लेके आया, लगा लेबोरेटरी में लगाया करके, आज हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूस करेंगे। कितनी बड़ी बात होगी। हम रिसाइकल, हमारे पास इतने ये 50-60 साल से कंपनी चल रही है, हमने देखा इसके अंदर पैचेस बहुत अच्छे हैं क्रिटिकल मेटल के, हम उसको सब रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करके उसमें मरीडियम, हम सब क्रिटिकल मेटल निकाल रहे हैं। अब उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्रिटिकल मेटल्स तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये ट्रेड वॉर के बाद तो सबसे बड़ा वो हिंदुस्तान जिंक सबसे आगे रहेगा। वैसी कोई माइनिंग कंपनी दूसरी है नहीं। उसका कल्चर, उसके पास टेक्नोलॉजी, उसके लोग, उसकी ईमानदारी, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दिस वेदांता इज द गवर्नमेंट, वेदर हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम, बिगेस्ट बेनिफिशियरी। और नंबर 2 हमारे शेयर होल्डर, हमारे बैंकर और हमारे लोग भी। तो ये विन विन है फॉर एवरीबडी। हमने ग्रीनफील्ड भी प्रोजेक्ट लगाया, इम्पॉसिबल है, काला हांडी में जाके लगाया, क्योंकि मोस्ट बैकवर्ड एरिया था। बीजू बाबू ने मेरे को पुरा के बोला था कि मेरे को काला हांडी को ओपन करना है। आप सोच सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर है, वो लगा रहता है, लग करके करता है, कितनी तकलीफ़ें आती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट भी साथ होती है, सिस्टम भी साथ चलता है, करके इस पर पहुँच गया। तो ये बहुत अच्छी जर्नी थी, एल्युमिनियम की भी, जिंक की भी बहुत जर्नी, बट ये बिगिनिंग, एल्युमिनियम की ये बिगिनिंग है। टाइम टू कम, वी आर लुकिंग टू कंप्लीट टेक्नोलॉजिकली चेंजेस, वेयर द लो cost will come down another 20%. Okay. And we are going to make all alloy product, which will be more useful for the coming days, and then increase the tonnage. I'm looking forward again from 60 lakh ton to double the capacity, because that kind of demand supply is there. तो डाउनस्ट्रीम में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा अलॉयज़ के लिए, स्पेशली स्पेशलाइज अलॉयज़ के लिए। हाँ, वो मोर ऑफ ए टेक्नोलॉजी, बट डाउनस्ट्रीम में हम कोशिश करते हैं कि हमारी सबसे इच्छा है कि हम कुछ भी काम करें उसमें समाज साथ में जरूर रहे, क्योंकि अपने लिए कितना, तो डाउनस्ट्रीम में एवरी प्रोडक्ट, क्योंकि एल्युमिनियम के यूजेज जो हैं इलेक्ट्रिकल में हैं, आपके ट्रांसपोर्ट में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, ऑटोमोबाइल में भयंकर हैं, 50 तरह के प्रोडक्ट लगते हैं। तो हमें कन्वेंशन भी करने वाले हैं, सब लोगों को इंडिया में बुलाने वाले हैं कि आप अपने हिसाब से 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक की इंडस्ट्री आप एल्युमिनियम बेस लगा सकते हैं, जिंक बेस लगा सकते हैं, ऑयल एंड गैस बेस लगा सकते हैं। उसको भी हम इंकरेज करना चाहते हैं, जिससे कि इंटरप्रेन्योर नए आए, वो लगाएं, हम उनको इक्विटी भी देंगे, उनको पावर भी देंगे, उनको जगह हम देंगे और रॉ मटेरियल पूरा देंगे। ये इसका जो मेरे को खुशी होती है। इनोवेशन हब बना रहे हैं आप। हाँ, स्टार्टअप इनोवेशन, इनोवेशन हब अपने आप ही बना रहे हैं। हाँ, इनोवेशन हब, क्योंकि रात दिन हमारे यहाँ हम जो भी आगे आए हैं वो इनोवेशन से आए हैं। हर जगह हमारे यहाँ आप जाके मैन्युफैक्चरिंग में AI का देखिए इनपुट, हमारे यहाँ इतने यंग लोग हैं, उन सबको रात दिन वो लगे रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों, सब में अप्रिशिएट करते हैं कि AI से वो क्या डिफरेंट कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। हमारे यहाँ 35% लड़कियां काम करती हैं। आप देखिए, वो शॉप फ्लोर पे काम करती हैं, माइन के अंदर काम करती हैं। हमने खुद देखा है ये तो। हाँ, तो ये जो इनोवेशन हम करते हैं, ये देश के लिए हो रहा है। सर, इंक्लूसिविटी आपके यहाँ पर तो है ही, मतलब वर्कफोर्स के अंदर, जहाँ पर आपने जैसे कहा कि वुमेन वर्कर्स 35% हैं, बट फंडामेंटली अगर हम देखें तो सोसाइटी के लिए भी आप काफ़ी कर रहे हैं आपके वेरियस CSR इनिशिएटिव के थ्रू। ये आपके लिए काफ़ी एक तरह से टेलविंड भी रहा है, क्योंकि सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट रहता है जब आप माइनिंग एंड मेटल सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पोल्यूशन ज़्यादा आता है वगैरह, पर आपने इन हाउस भी आपने काफ़ी पोल्यूशन को मैनेज किया हुआ है। तो ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ क्या है आपका रुख, इस और कार्बन ज़ीरो की तरफ भी आपका जो वो टारगेट है वो कैसे है? इंडिया में तो प्रोडक्शन 10% भी नहीं है दुनिया के हिसाब से। दुनिया चाहती नहीं है कि हम हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग करें, या हमको गरीब का गरीब रहने देना चाहती है कि आप हमसे माल खरीदो, आप क्यों बनाते हो, नए नए तरह के इल्ज़ाम लगा के वो आप हमको आप रोकते हैं। तो ये मोदी सरकार की गवर्नमेंट थी जिसमें कि करेज दिया कि हम इंडस्ट्री लगा सके, आगे बढ़ सके,
और इन कहीं भी किसी भी हालत में किसी को हम पर अटैक नहीं होने दिया। नहीं तो हिंदुस्तान को 150 करोड़ लोग हैं, सबको ये चाहिए कि ये मार्केट बने। अब ये बात रह नहीं सकती है। हिंदुस्तान में ये हर हालत में खुद की कैपेसिटी है, खुद बनाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप है। ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि पब्लिक सेक्टर भी जो भी प्राइवेटाइज हो, जैसे हमने किया। आपको मैं एक उसका रूपरेखा बताता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं वो सामने से आके बोलेंगे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। एक तो कभी उनकी रिट्रेंचमेंट नहीं होगी, ये लॉ हो जाएगा। नंबर 2, अभी जो पैसा मिल रहा है वो कम से कम दुगना हो जाएगा, प्लस उनका जो पेंशन मिलेगा वो 3 गुना हो जाएगा। ये उसकी गारंटी रहेगी। उसके बाद ही अपना, उसके वजह से ही हम हिंदुस्तान जिंक चला सके, उसके वजह से ही हम भारत एल्युमिनियम चला सके, कि लोगों को इतना विश्वास हो गया कि प्राइवेटाइजेशन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा वहाँ के लोग जो काम करने वाले हैं उनको है, सोसाइटी को है, प्लस देश को है। सर 5 कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी सोमवार को। आपका विजन था कि एक कंसोलिडेटेड मेटल और माइनिंग कंपनी भारत से उभरनी चाहिए जो ग्लोबल स्केल की हो। आपको लगता है कि ये सारी की सारी कंपनीज $100 बिलियन वाली कंपनीज बन जाएंगी? और टाइम मैंने सुना है आपको पहले भी बोलते हुए कि हर कंपनी का कैपेबिलिटी उतना है। आप देखिए, आपके सामने ही है। एल्युमिनियम का कोई इसको रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, ये अपने आप होने वाला है, क्योंकि मेरे को कोई बोलने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपनी जो है अपना एक नाम करेगी, सबसे लोएस्ट कॉस्ट रहेगी, और इंडिया में इसकी सारी कंजम्पशन है, हर तरफ से विन विन सिचुएशन होगी। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि एक सिग्निफिकेंट कंपनी 60 लाख टन एल्युमिनियम बनाना और उसके आगे जाना, स्पेशल प्रोडक्ट बनाना, वैल्यू आप लगा लीजिए, क्योंकि इंटरनल जनरेशन भी हमारा $5 बिलियन से ज़्यादा हर साल का रहेगा। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक आप देख लीजिए, अमेजिंग, इससे बढ़िया कोई माइनिंग कंपनी हो नहीं सकती है, डाइवर्सिफाइड है। तो ये स्टार्टिंग है। ये 20 लाख टन जिंक बनाएगी, जैसे आपको बताया सब चीज़ें बनाएगी। ये अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त। ऑयल एंड गैस, उसमें मैं सबसे ज़्यादा अग्रणी हूँ, क्योंकि उसमें भयंकर ज़रूरत है और भयंकर पोटेंशियल है। हम ही एक प्राइवेट प्लेयर हैं। अगर मैं अपनी लाइफ टाइम में इसको उस लेवल पर नहीं पहुँचा पाया तो, और पहुँचाऊँगा ही, क्योंकि मैंने देख लिया है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है, लोगों की जो एक्सपर्ट है उनकी कमी है, और लॉन्ग लीज चाहिए। गवर्नमेंट ने तीनों हमको प्रोवाइड किए, फ्री हैंड दिया है, हमको फ्री हैंड दिया है। मेरे को कोई डाउट नहीं है, टेक्नोलॉजी 2-3 जगह ही अवेलेबल है, या तो अमेरिका में अवेलेबल है, रशिया में अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है। मिडल ईस्ट वाले टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। तो इनको कैसे हम साथ में हम लेके आ रहे हैं, लेके आके इसको, ऑयल एंड गैस इज बेस है, नो डेट, and going to produce 500,000 barrel company. Nobody can stop any value you can create, any value you can create. This is the base price. This is the base price. Steel, 300 मिलियन टन स्टील चाहिए। हम स्टील बेल्ट में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त डेवलप किया है, हमारे पास पूरा बैकअप रॉ मटेरियल का है, पूरा बैकअप रॉ मटेरियल का है। और ये स्टार्टिंग है कि हम 15 मिलियन टन का प्लांट बनाएं। ये बात पक्की है कि हर जगह हम एक्सक्लूसिव हैं या 1-2 हैं, यहाँ पे और सारे बहुत प्लेयर हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई गैप इतनी ज़बरदस्त है स्टील में, 300 मिलियन चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे देश को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सर शेयर होल्डर्स की तरफ से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हर बिज़नेस का एक अलग से लिस्टिंग हो रही है, और जिनको जिस बिज़नेस अच्छा लगता है वहाँ पर वो जा सकते हैं। वैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है कि वो आपका डिविडेंड देखते हैं, क्योंकि आप डिविडेंड बहुत अच्छा पे करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी कैसी रहेगी आपकी? हम तो डिविडेंड पे ही कंपनी रहेंगे। हमने हरदम कहा है कि मैं और मेरे शेयर होल्डर को कोई फ़र्क नहीं है, और मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मेरे शेयर होल्डर में देखा कि छोटे छोटे लोग भी हैं और हमेशा टिके रहे हैं आपके साथ। हाँ, हमारे साथ टिके रहे हैं। और जब हमने उनको कहा था कि हम उसको बाईबैक करेंगे, तो मैंने देखा है कि लोगों का दिल भर आया था
कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए भैया जी, आप ऐसा नहीं कीजिए। तो वो नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो आज मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे साथ जुड़े रहे और इनको मैं ये डिविडेंड पेइंग कंपनी, क्योंकि मैनेजमेंट उन लोगों के पास रहेगा जो चला रहे हैं, उनको मैं हरदम यही बोलूँगा कि आप डिविडेंड पेइंग रखिए, क्योंकि छोटा भी रखेंगे जब और बढ़ेगा भी। मेरे को मालूम नहीं क्या पॉलिसी होगी, बट इट शुड बी गुड कि आप एक डिविडेंड पेइंग कंपनी का जो इमेज है उसको बरकरार रखिए। क्योंकि अब ये अलग अलग कंपनीज हैं, क्या आप इनमें स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को भी देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स भी आ सकें अभी इसमें? अभी ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसे रोल आउट होता है, जैसे हमारे पास वेदांता रिसोर्सेज जो फॉरेन में है, अभी हमने डीलिस्ट किया है। हाँ। अब चारों तरफ से फॉरेन से आ रहा है कि आप इसको हमारे यहाँ लिस्ट कीजिए।